तो कहानी की शुरुआत में हम स्प्लिट ब्लेड सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड में कुछ देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि दुनिया में शांति 3 या 4 साल और रहेगी क्योंकि एज ऑफ मापा वापस आने वाला था। जो सुनकर एल्डर उबू बहुत हैरान होती है, पर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एज ऑफ मापा वापस आएगा। जिसके कुछ देर बाद आसमान से कोई चीज धरती पर गिरती है। साथ ही उबू को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके फेस को पकड़ लिया है, जिसके साथ ही उबू को एक भविष्यवाणी सुनाई देती है कि एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो इस दुनिया से एज ऑफ मापा को मिटा देगा। जिसके साथ ही कहानी एक बच्चे पर शिफ्ट हो जाती है जिसका अभी अभी जन्म हुआ था और इस समय ग्रहों का नक्षत्र काफी बढ़िया था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा ही वही भविष्यवाणी वाला लड़का है जो इस दुनिया को एज ऑफ मापा से मुक्त कराएगा। और सभी लोग उस बच्चे का नाम उरू रखते हैं, जिसके 12 साल बाद उरू स्प्लिट ब्लेड सेक्ट जा रहा होता है क्योंकि वो स्प्लिट ब्लेड सेक्ट का डिसाइपल बनना चाहता था। इसी दौरान स्प्लिट ब्लेड सेक्ट का डिसाइपल बनने का टूर्नामेंट चल रहा होता है जिसके लिए कई पार्टिसिपेंट आए हुए थे और वो सभी वीआईपी रूम लेना चाहते थे, पर वीआईपी रूम की मैनेजर रे उन लोगों को वहां से भगा देती है क्योंकि वो लोग वीआईपी रूम के काबिल नहीं थे। साथ ही कुछ एल्डर भी उन दोनों पार्टिसिपेंट को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने आगे से कुछ भी ऐसा करने का सोचा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, जो कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर काय नाम का एक लड़का आता है जो रे से पूछता है कि आखिर वीआईपी रूम लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिस पर रे बताती है कि वीआईपी रूम लेने के लिए आपके पास एक्सेस कार्ड होना चाहिए। पर दिक्कत ये थी कि एक्सेस कार्ड सिर्फ एक ही था। तभी वहां पर उरू आ जाता है जिसके पास वो एक्सेस कार्ड था, जिस पर रे उरू को अंदर ले जाती है। जिसके बाद रात में काय सोच रहा होता है कि आखिर उरू के पास वो एक्सेस कार्ड आया कहां से, इसलिए काय उरू से उस एक्सेस कार्ड के बारे में जानने के लिए उसके पास जाता है। जिस पर उरू काय से कहता है कि वो एक शर्त पर ही काय को उस एक्सेस कार्ड के बारे में बताएगा कि उसे वो कार्ड कैसे मिला। जिस पर काय उरू से उस शर्त के बारे में पूछता है, जिस पर उरू काय से कहता है कि काय को एक दिन के लिए उरू का असिस्टेंट बनकर रहना होगा, जिस पर काय मान जाता है। फिर उरू काय को उस एक्सेस कार्ड के बारे में बताता है कि जब वो इस टाउन में आया था तब उसे एक ओल्ड मैन मिला था जो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उस ओल्ड मैन पर ध्यान नहीं दे रहा था। जिस पर उरू ने उस आदमी की मदद की और उसे पानी पिलाया, जो सुनकर काय बताता है कि उसे भी टाउन में एक ऐसा ही ओल्ड मैन मिला था जिसकी उसने भी मदद की थी। पर उरू बताता है कि उसने उस ओल्ड मैन को सिर्फ पानी ही नहीं पिलाया, बल्कि वो ओल्ड मैन एक लेडी को पसंद करता था जिससे वो अपना लव कन्फेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए उरू ने उस ओल्ड मैन की उसके लव को कन्फेस करने में मदद की, जिससे उस ओल्ड मैन को उसका प्यार मिल गया। जिससे खुश होकर उस ओल्ड मैन ने उरू को वो वीआईपी एक्सेस कार्ड दिया। इसी दौरान हम रे को देखते हैं जिसे एक एल्डर 100 केजी मूली बेचने का काम देते हैं, जिस पर रे झट से तैयार हो जाती है क्योंकि रे को पूरी उम्मीद थी कि वो आसानी से उन मूली को बेच देगी। पर एल्डर एक कंडीशन रखते हैं कि रे को उन मूली को ऊंचे दामों पर बेचना होगा, जिस वजह से रे को उन मूली को बेचने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसी बीच उरू और काय कहीं जा रहे होते हैं। तभी उरू की असिस्टेंट भागते हुए उरू के पास आती है और उसे बताती है कि चोरों ने उनका सारा सामान चुरा लिया है और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर उरू थोड़ा घबरा जाता है और रे के पास जाता है और उसे कहता है कि वो रे की इन मूली को बेचने में मदद करेगा, बदले में रे उन्हें 3 दिन का खाना देगी। जिस पर रे मान जाती है और उरू और काय उन मूली को बेचने में रे की मदद करने लगते हैं। पर कोई भी आदमी उन मूली को नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो मूली बहुत ज़्यादा महंगे थे। तभी वहाँ पर उरू आ जाता है जो सभी से कहता है कि वो इन सभी मूली को खरीदेगा। जो सुनकर कुछ लोग उरू से इसका कारण पूछते हैं, जिस पर उरू उन लोगों को बताता है कि ये मूली एक स्पेशल तरह की मूली है जिसके अंदर स्पिरिट को प्यूरिफाई करने की एबिलिटी है, इसलिए काफी सस्ते दामों पर मिल रहा है। जो सुनकर सभी लोग जल्दी से उन मूली को खरीद लेते हैं। जिसके बाद रे उरू और उसके साथियों के लिए बहुत अच्छा खाना तैयार करती है, साथ ही उन्हें 3 दिन के खाने का सामान भी देती है, जो देखकर उरू और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। पर जाते वक्त रे उन्हें एक गोल्डन टैबलेट भी देती है रिवॉर्ड के तौर पर, जो उनके आगे काफी काम आने वाला था। जिसके 3 दिन बाद स्प्लिट ब्लेड सेक्ट का डिसाइपल बनने का टेस्ट शुरू हो जाता है, जहां पर पार्टिसिपेंट को उनके पहले टेस्ट में एक ब्रिज को क्रॉस करना था। जो सुनकर कुछ पार्टिसिपेंट जल्दी से उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ पार्टिसिपेंट को एक तेज बिजली का झटका लगता है क्योंकि सिर्फ 12 साल से कम एज के पार्टिसिपेंट ही उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते थे। जो सुनकर वो सभी पार्टिसिपेंट अपने घर वापस लौट जाते हैं जिनकी एज 12 साल से ऊपर की थी। पर
दूसरी तरफ उरू और आसू उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं, जिस पर काई भी उन्हें ज्वाइन करता है। इसी बीच हम बाव को देखते हैं, जो वह अकेला रह गया था क्योंकि उसके साथी पहले ही बाहर हो चुके थे। तभी बाव को एक पाउच मिलता है जो आसू ने नीचे गिरा दिया था, इसलिए वो उसे उठा लेता है। इसी बीच सभी लोग देखते हैं कि उस ब्रिज का कोहरा काफी ज्यादा घना हो गया था, जो देखकर काफी पार्टिसिपेंट डर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। इसी बीच उस टेस्ट को कंटिन्यू कर रहे पार्टिसिपेंट को एक फाउंटेन नजर आता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें इस फाउंटेन के साथ क्या करना है। जिस पर एक पार्टिसिपेंट को लगता है कि उन्हें इस फाउंटेन का पानी दूसरी तरफ ले जाना है और यही इस टेस्ट का असली टास्क है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस फाउंटेन से वाटर को किस में निकालेंगे। जिस पर उरू उन्हें बताता है कि उन्हें इस ब्रिज के टुकड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, गोल्ड से बना हुआ था, जिससे वो लोग कंटेनर बना सकते थे। जिस पर वो सभी लोग उस ब्रिज से गोल्ड निकालने लगते हैं और आखिर में वो लोग धीरे धीरे उस वाटर को अपने कंटेनर में भर लेते हैं। और दूसरी तरफ उरू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि रे ने उसे बहुत बड़ा कंटेनर दिया था, जिससे वो बहुत सारा पानी उस कंटेनर में भर के रख सकता था। और यह सब देखकर उरू को ऐसा लगता है कि रे का स्पिरिट ब्लेड सेट से जरूर कोई लेना देना है, क्योंकि रे जानती थी कि ये कंटेनर उरू के काम आएगा। लेकिन इसी बीच एक पार्टिसिपेंट उस फाउंटेन को गिरा देता है, जिससे वो पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ पार्टिसिपेंट नीचे गिर जाते हैं। पर सही समय पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उन पार्टिसिपेंट को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट नीचे गिरने से बच गए थे क्योंकि उन्होंने उस ब्रिज की रस्सी को पकड़ लिया था। और उरू ये मौका देखकर झट से उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद उरू और उसके साथी आगे बढ़ना जारी रखते हैं और टॉबिन विलेज पहुंच जाते हैं, जिसके गेट को खोलने के लिए वो लोग उस वाटर का यूज करते हैं जो उन्हें उस फाउंटेन से मिला था। और अंदर पहुंचते ही उस विलेज के लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना देते हैं। पर कुछ पार्टिसिपेंट को उरू से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि उरू को बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल रहा था, पर उनके खाने में काफ़ी कम वैरायटी थी, इसलिए वो उरू से उसका खाना मांगने जाते हैं। और उनमें से एक लड़का उरू को अपनी फैमिली बैकग्राउंड की धमकी देता है, पर उरू को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उल्टा उस लड़के का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वो लड़का और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी सुसिन उन लड़कों के पास आता है और वो उन लड़कों को बताता है कि उरू को उन लोगों से ज़्यादा अच्छे से इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि उरू इस विलेज में सबसे ज़्यादा पानी लेके आया था। फिर सुसिन उरू से उसके बारे में पूछता है क्योंकि सुसिन के पास उरू को छोड़कर बाकी सभी की इन्फॉर्मेशन थी, जो सुनकर उरू पहले सुसिन से उसके बारे में बताने को कहता है, जिस पर सुसिन बताता है कि वो डायमंड किंगडम का प्रिंस है। साथ ही वो उरू को काई के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि काई बूटियन किंगडम का प्रिंस है, जो जानकर उरू बहुत हैरान होता है। फिर रात में काई और उरू आगे के टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर उरू काई को बताता है कि उनका अगला ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है क्योंकि अब उन्हें इस विलेज से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है, जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था। जिसके अगले दिन आसू उस विलेज से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है और हम समझ पाते हैं कि उरू का संदेह बिल्कुल सही था क्योंकि आसू को उस विलेज से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तभी वहां पर सुसिन आता है और आसू से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर आसू सुसिन को सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ उरू और काई भी उस विलेज को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ताकि वो इस विलेज से बाहर निकल सके। और कुछ देर की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उरू को पता चलता है कि उन्हें इस विलेज से बाहर निकलने के लिए यहाँ के लोगों का दिल जीतना होगा, साथ ही उन्हें यहाँ के लोगों की मदद भी करनी होगी क्योंकि उन्हें तभी स्वादिष्ट खाना मिलेगा। जिसके अगले दिन बाव उरू और काई से हेल्प मांगने आता है क्योंकि आंट रियू और मेयर की वाइफ के बीच लड़ाई हो गई थी और उन्होंने गुस्से में बाव को उनके घर से निकाल दिया था, जिस पर उरू बाव की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उरू को उम्मीद थी कि वो मेयर की वाइफ और आंट रियू की लड़ाई खत्म करवाकर इस विलेज से निकल सकता है। जिसके अगले दिन सभी पार्टिसिपेंट विलेज के लोगों की मदद कर रहे होते हैं और उरू अभी उन लेडीज के बीच सुलह करवाने के तरीके के बारे में सोच रहा होता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि उरू ने उन लेडीज के बीच सुलह करवा दिया था, जिससे खुश होकर उस विलेज के लोग उरू को यहाँ से जाने की इजाज़त दे देते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट उरू को ऐसे कामयाब होता देख उसी का तरीका फॉलो करने की सोचते हैं। तभी हम उरू को देखते हैं जिसे एक मास्क मैन उसके टेस्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उरू को एक जगह के बारे में बताता है जहां पर उसे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर उरू उस जगह पर जाता है जहां पर उसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिलते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि रे थी और वो एल्डर उबू के साथ काम कर रही थी। फिर हम काई को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिस वजह से काई को उस मॉन्स्टर को हराने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तभी वहाँ पर उरू आ जाता है जो अपने साथ बहुत सारे आर्टिफैक्ट लेकर आया था, जो देखकर सभी
सभी एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा रेयर थे। इसी बीच उरू अपनी मिस्टिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक झटके में उस मॉन्स्टर को हरा देता है और उस मॉन्स्टर के हारते ही वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान उरू की स्वॉर्ड टूट गई थी, जो देखकर एल्डर उबू वहां पर आ जाती है और उरू को डांटने लगती है क्योंकि उरू ने बहुत कीमती तलवार को तोड़ दिया था। क्योंकि एल्डर उबू ने टेस्ट के लिए जो बैरियर को सेट किया था वो सभी बैरियर उस स्वॉर्ड की टूटने की वजह से टूट गए थे, जिसका मतलब ये था कि वो सारे पार्टिसिपेंट पास हो गए थे जो यहाँ तक पहुँचे थे। इसलिए एल्डर उबू उरू की बॉडी को चेक करने लगती है कि उरू ने कुछ और तो छिपा के नहीं रखा हुआ है, और चेक करने पर उबू को उरू से एक गोल्डन टैबलेट मिलता है, जिस पर उबू उस टैबलेट को कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी कोई उस टैबलेट को उबू से छीन लेता है और हम देख पाते हैं कि वो आदमी स्पिरिट ब्लेड सेट का हेड एल्डर था, जो उबू से उसे सब कुछ बताने को कहता है, जिस पर उबू उन्हें सब कुछ बता देती है। जो सुनकर वो एल्डर स्पिरिट ब्लेड सेट के दूसरे सभी एल्डर को वहां पर बुलाता है और उन्हें इसका कोई सॉल्यूशन निकालने को कहता है, क्योंकि सभी 15 पार्टिसिपेंट पास हो गए थे और वो लोग इतने नए स्टूडेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए वो कोई नए टेस्ट को कंडक्ट करने के बारे में फैसला करते हैं, जिसके अगले दिन सभी पार्टिसिपेंट को एक रूम में बुलाया जाता है जहां पर सभी एल्डर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी एल्डर सभी पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि वो उनके अंदर की काबिलियत को मापेंगे और वो सिर्फ 3 ही पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे, जिस पर सभी स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं जहां पर उनके अंदर की स्पिरिट एनर्जी को मापा जाता है। इसी बीच सभी एल्डर सुसिन की स्पिरिट एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि सुसिन की स्पिरिट एनर्जी स्पिरिट ब्लेड सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर से मैच हो रही थी। फिर धीरे धीरे सभी स्टूडेंट अपनी एनर्जी को चेक करवा लेते हैं, जिसके बाद रिजल्ट की बारी आती है और रूरी सभी के सामने उन 3 पार्टिसिपेंट का नाम लेती है जो स्पिरिट ब्लेड सेट के स्टूडेंट बनने के लिए चुने गए थे। वो 3 पार्टिसिपेंट सुसिन, आसू और बाव होते हैं, जो देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उरू और काई भी सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके बदले आसू और बाव को सिलेक्ट किया गया था। जिस पर काई रूरी से उनको सिलेक्ट न करने का कारण पूछता है, जिस पर रूरी काई से कहती है कि काई की स्पिरिट एनर्जी काफ़ी स्पेशल है, पर उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है जिससे वो काई जैसे कल्टीवेटर को ट्रेन कर सके। पर ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं जो काई को खुशी खुशी अपना लेंगे। फिर उरू रूई से उसके बारे में पूछता है, जिस पर रूई बताती है कि उरू की स्पिरिट एनर्जी एक ऐसे वॉरियर से मिलती है जिसे इतिहास का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता था, पर मापा एज के आने के बाद वो टेक्निक कहीं खो गई है जिससे उस वॉरियर ने खुद को ट्रेन किया था, इसलिए कोई भी सेक्ट उरू को ट्रेन नहीं कर सकता है। जो सुनकर उरू को काफी दुख होता है, पर तभी रूई उरू से कहती है कि अगर वो एक गुड लक चार्म के तौर पर उनके सेक्ट में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, क्योंकि उरू के अंदर लेजेंडरी वॉरियर की स्पिरिट एनर्जी थी, जिस पर उरू झट से तैयार हो जाता है। जो देखकर उबू उरू को बताती है कि उरू को उनके सेक्ट में शामिल होने पर कुछ नहीं मिलेगा, पर उरू को ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उरू उन एल्डर से पूछता है कि उसे कौन ट्रेन करेगा, जिस पर सभी एल्डर उरू को एल्डर उबू से ट्रेनिंग लेने को कहते हैं। पर दिक्कत की बात यह थी कि एल्डर उबू ने आज तक किसी को ट्रेन नहीं किया था, जो सुनकर उरू को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जिसके अगले दिन काई उरू से अलविदा लेकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद उरू उबू के साथ उसके घर जाता है जहां पर उरू उबू के साथ रहने वाला था। और वहां पर पहुंचते ही उबू उरू का एप्टीट्यूड टेस्ट लेने लगती है और उरू के टेस्ट के दौरान उबू उरू के टैलेंट को काफ़ी अच्छी तरह से देख पा रही थी, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उरू का टैलेंट बिल्कुल उसके सेलेस्टियल स्पिरिट बेस की तरह खास था। और देखते ही देखते उरू को उबू के साथ रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर उरू रोज अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग करता है और वहाँ से आने के बाद उबू के तैयार किए हुए मेडिकल बाथ में नहाकर अपनी स्टडी के लिए दूसरे स्टूडेंट के साथ क्लाउड क्रॉसिंग हॉल्स निकल जाता है, जहाँ पर उरू अपनी मैथ, हिस्ट्री और डिफरेंट कल्टीवेशन मेथड की स्टडी किया करता था। और अपनी क्लास खत्म करने के बाद उरू जब घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रे से होती है, जो उसके लिए खाना लेकर आई थी, जिस पर उरू वो खाना खाने लगता है। और उरू के खाना खाने के बाद रे उरू को कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक सिखाने का फैसला करती है, जिसका नाम ड्रैगन सबडिंग पाम था, जिसे सीखने से एक आदमी अपने पाम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट कर सकता था। जिस पर उरू रे के साथ उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ घंटों की ट्रेनिंग करने के बाद उरू अपनी बॉडी में उस टेक्निक की एनर्जी को फील कर पा रहा होता है और उस टेक्निक को परफॉर्म करने में कामयाब रहता है। जिस पर रे उरू से कहती है कि अगर उरू रोज इस टेक्निक को 2 बार प्रैक्टिस करेगा तो वो जल्दी इस टेक्निक के सुसिन लेवल पर पहुंच जाएगा। और अपनी ट्रेनिंग करने के बाद उरू जब घर जाता है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता है, जिस पर उरू समझ जाता है कि उबू जरूर से ड्रिंक करने बाहर गई है, इसलिए वो सो जाता है।
और जब अगली सुबह उरू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उबू वापस घर लौट आई थी। पर तभी उबू अपनी ड्रैगन सबडिंग टेक्निक के प्रैक्टिस करने के लिए वहां से जाने लगता है, जिस पर उबू उरू से पूछती है कि आखिर उसे मार्शल आर्ट्स कौन सिखा रहा है। जिस पर उरू ताना मारते हुए उबू से कहता है कि उसका नया टीचर उबू के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि उसने उरू को जितना कुछ एक दिन में सिखाया उतना उबू उसे 2 साल में भी नहीं सिखा पाई। जो सुनकर उबू काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उरू के टीचर से मिलने की जिद करने लगती है, पर उरू इससे साफ इनकार कर देता है। जिस पर उबू उरू के सामने ऑफर रखती है कि अगर उरू के टीचर ने उसे कॉम्बैट में हरा दिया तो वो उरू को जो चाहे वो करने देगी। जिस पर उरू रे को जाकर उबू की कही सारी बातों के बारे में बताता है, पर रे उबू से लड़ने से इनकार कर देती है। जिस पर उरू रे को सारी बुरी बुरी बातें बताता है जो उबू ने उसके बारे में कही थी, जो सुनकर रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उबू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उबू से मिलने उसके घर निकल जाती है, जहां पर उबू को पता चलता है कि उरू का टीचर कोई और नहीं बल्कि रे थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखने का फैसला करते हैं, जहां पर उबू अपनी बॉडी से एक ऑरा रिलीज करने लगती है जिसे उरू ने पहली बार महसूस किया था, और ऐसी ऑरा सिर्फ वो वॉरियर्स रिलीज कर सकते थे जो डैन रिलैम पर मौजूद हो। पर इसके बावजूद भी रे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान उबू पर कुछ पत्थर गिर जाते हैं जिससे वो हार जाती है, जिस वजह से उबू को अपने वादे के मुताबिक उरू की सारी बातें माननी पड़ती है। जिस पर उरू उबू से उसे सीरियसली ट्रेन करने को कहता है, जिस पर उबू उरू को बताती है कि उसने उरू की ट्रेनिंग काफी लंबे समय से शुरू कर रखी है, जिस वजह से उसके काफी पैसे उस मेडिकल बात में खर्च हो रहे थे। जो सुनकर रे भी इस बात को पॉइंट आउट करती है कि उरू की बॉडी सही में काफी ज्यादा तेजी से डेवलप हो रही थी और यही कारण है कि उरू ड्रैगन सबडिंग टेक्निक को इतनी जल्दी सीख पाया, जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं। तभी उबू उरू को बताती है कि उबू इतने लंबे समय से उरू की बॉडी को डेवलप करने पर इसलिए ध्यान दे रही थी ताकि वो उरू को उसकी एम्ब्रोफस बोन्स की टेक्निक सिखा सके, जिसके लिए उरू की बॉडी का स्ट्रांग होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन उबू उरू को उसकी एम्ब्रोफस बॉन्ड टेक्निक सिखाने से पहले उरू को इस टेक्निक के बारे में बताने का फैसला करती है, जहां पर उबू उरू को बताती है कि उसकी एम्ब्रोफस बोन बॉडी टेक्निक सभी 9 रीजन टेक्निक में से उरू की सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल थी, जो उसके टेक्निक के लिए एक बेस का काम करती। जो सुनकर उरू को समझ आता है कि लामोटो ने उबू की इस स्पेशल टेक्निक की वजह से ही उबू को उसका मास्टर चुना था। जिसके बाद उबू उरू की ट्रेनिंग स्टार्ट करा देती है, जहां पर एम्ब्रोफस बोन टेक्निक की वजह से उरू की बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उरू इसके बावजूद भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और 3 दिन के अंदर उरू एम्ब्रोफस बोन टेक्निक के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लेता है और अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ उरू अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है, जहां पर हर सुबह उरू क्लाउड क्रॉसिंग हॉल में अपनी स्टडी करता है और रात के समय उबू के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है। और ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है, जहां पर उरू एम्ब्रोफस बोन बॉडी के 3rd लेवल पर पहुंच गया था। पर उरू गौर करता है कि उसकी प्रोग्रेस स्पीड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, जिस पर रे उरू को चिंता करने से मना करती है क्योंकि ये होना काफी ज्यादा कॉमन था। पर उरू रे को बताता है कि उसकी ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जब से उसने एम्ब्रोफस बोन बॉडी सीखना स्टार्ट किया है वो रे की सिखाई टेक्निक को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जिस पर रे उरू को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रे की बॉडी अपने आप को एम्ब्रोफस बोन बॉडी के साथ अडेप्ट कर रही थी, जो कि ड्रैगन सबडिंग टेक्निक के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जिस वजह से उरू रे की टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहा था। जिस पर उरू रे से एक ऐसे पावरफुल टेक्निक सिखाने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर उसकी एम्ब्रोफस बोन बॉडी की वजह से कोई इफेक्ट न पड़े, जिस पर रे उरू को एक ऐसी टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि रे को उरू को ट्रेन करने में काफी मजा आता था। जहां पर रे उरू को जो टेक्निक सिखाने वाली होती है उसका नाम इंटेंगलिंग मूवमेंट होता है, जो टेक्निक उरू को काफी तेज मूव करने और माउंटेन पर चढ़ने में काफी ज्यादा मदद करने वाली थी। जिस पर उरू रे के साथ इंटेंगलिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करने लगता है और एक ही दिन के अंदर रे से काफी कुछ सीख लेता है, जिस पर रे उरू को इस टेक्निक की प्रैक्टिस करना जारी रखने को कहती है और उसके लिए एक पार्टनर ढूंढ कर लाने का फैसला करती है, जो कि असल में एक बियर होता है। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।